तो फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिट पे एक कंटिन्यू सेकंड पार्ट वीडियो का आप सितंबर के मंथ में फॉर्म 3CB 3CT फाइल कर रहे हैं, 3CA 3CB फाइल कर रहे हैं, तो ये ध्यान से क्लाउज सेलेक्ट कीजिए और क्लाउज 1 पे आ जाते हैं। अगर एसएससी का नेम चेंज हुआ है तो आप रिपोर्ट कीजिए। जो 31 मार्च 2024 को आ रहा है वही आपको नेम डिस्क्लोज करना है। एसएससी का एड्रेस मेंशन करना है, क्लाउज 3 में पैन नंबर मेंशन करना है। ऑल रजिस्ट्रेशन जीएसटी के उसके पैन लेबल इंडिया पे जितने भी जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड हैं सारे रिपोर्ट करने हैं। कोई एक्साइज में, कोई पीएफईएसआई में भी कोई रजिस्ट्रेशन है तो वो भी रिपोर्ट करना है। आप डेफिनेटली पीएफईएसआई के रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कोई कस्टम के आईईसी कोड है वो भी रिपोर्ट कीजिए। क्लाउज 5 में आप स्टेटस दीजिए कि पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, कंपनी है, ये क्या है। क्लॉज 6 में प्रीवियस ईयर डेफिनेटली सेलेक्ट कीजिए, कर रहे हैं असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए। एप्लीकेबल क्लॉज क्या है, आप मेरा लास्ट वीडियो रेफर कीजिए। अगर यहाँ पर 44 ए बी क्लॉज ए एप्लीकेबल है तो ए डालिए कि 10 करोड़ से ऊपर की टर्न, या प्रोवाइजो डालिए कि 5% से ऊपर के कैश पेमेंट हुए हैं या कैश रिसीट हुई है तो प्रोवाइज हुआ है। ए क्लॉज कंपनी के केस में थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 44 ए भी आए, यहां मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर आप 44 एडी क्लाउज 4 का वायलेशन हुआ है, ऑप्ट आउट किया है प्रोविजन, तो क्लाउज ई में ऑडिट होगा। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, इस वजह से छोड़ दिया यहाँ पर। आप मेरा लास्ट वीडियो रेफर करें। क्लाउज 8A, अगर एसएससी ने कोई न्यू रिजीम ऑप्ट की है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर यस करना है और सेक्शन सेलेक्ट करना है कि न्यू। ऑडिटर शुड एंश्योर ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ फॉर्म 10 IB IC ID, जो भी उसकी न्यू रिजीम से रिलेटेड या कोई बेनिफिट लिया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सेक्शन 115 BAB में या BAA में, तो उससे रिलेटेड फॉर्म आपको लेना है, तभी आपको बेनिफिट देना है। अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग इश्यू शो करने हैं, अगर उसमें कोई चेंज हुआ है तो सच चेंज आपको यहाँ रिपोर्ट करना है कि पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थे, अब नए चेंज। बिजनेस का नेचर आपका उसका कोड रेफर करना है उसके कि एक्चुअल में वो बिजनेस क्या करता है। कंपनी है तो आप उसका मेमोरेंडम एसोसिएशन मेमोरेंडम चेक कीजिए कि उसका ऑब्जेक्ट क्लाउज क्या है, वो एक्चुअल में बिजनेस क्या कर रहा है। उसके जीएसटी चेक कीजिए कि उसका क्या HSN कोड या एसएसी कोड रजिस्टर्ड है, उससे रिलेटेड ही आप उसका बिजनेस प्रोफेशन का कोड डालिए। अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर कोई बिजनेस में चेंज हुआ है, नेचर चेंज हुई है, तो रिपोर्ट कीजिए क्लाउज 10B में। दोस्तों, यहाँ पर सब लोग गलती कर रहे हैं, केवल प्रोफेशनल के ही लिए 44 AB डबल ए में बुक्स ऑफ अकाउंट प्रेस्क्राइब्ड है, बिजनेस क्लास में प्रेस्क्राइब नहीं है। तो बाई मिस्टेक आप बिजनेस क्लास में जो प्रेस्क्राइब पे टिक लगा रहे हैं वहाँ नहीं लगे। जो लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए गए हैं सब आप मेंशन कीजिए। वाउचर्स, कैश एंड लेजर, बैंक बैलेंसेस, बैंक बुक्स सब मेंशन करते हैं। जो भी आपने डॉक्यूमेंट मेंटेन किए हैं वो आपने अगर एग्जामिन किए हैं तो वो भी आपको मेंशन कर देंगे। क्लास 12 में अगर 44 AD से रिलेटेड कुछ इनकम कुछ उनने शो करी है तो वो भी आपको सेपरेट, अगर उसने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करी है तो वो भी शो। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अगर मर्केंटाइल मेथड ऑफ सिस्टम है तो आपको आईसीडीएस का फॉलो करना है। आईसीडीएस का प्रॉपर डिस्क्लोजर लगना चाहिए। मैं यहाँ पर मेथड ऑफ अकाउंटिंग पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी भी है ना, तो आप पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल, तो प्रॉपर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कराइए, कंपैरेटिव फिगर मेंशन कीजिए, उसके साथ नोट्स टू अकाउंट लगाइए, क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हैं उनका डिस्क्लोजर कीजिए। और सबसे पहले अबाउट द एसएससी, अबाउट द बिजनेस आप पूरा डिस्क्लोजर दीजिए कि कम फर्म कब बनी, क्या बिजनेस करा, किन ट्रेडिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है या सर्विस करती है, वो जरूर मेंशन होना चाहिए। प्रॉपर नोट्स टू अकाउंट होने चाहिए। आपके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड हो रहे हैं उसमें केवल BSPL
बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अनसाइंड पेज लग रहा है। ऐसा भूल के मत कीजिए। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड हो रहे हैं साइंड होने चाहिए पहले क्लाइंट से और फिर असेसर आपके द्वारा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जिसमें सीए ने साइन किया और क्लाइंट ने साइन भी नहीं किया। और नोट्स टू अकाउंट तो लगे, तो तीनों चीज़ें अटैच होनी चाहिए फॉर्म 3CB 3CD फाइल करते समय। आईसीडीएस का प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। अगर आपका असेसी कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करता है तो यहाँ पर तो आईसीडीएस रिक्वायर्ड ही नहीं है रिपोर्टिंग में, तो भाई फॉर्म 13 में आप क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं? आईसीडीएस में आपकी मेंशन कर रहे हैं एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसी, बट आपने अकाउंटिंग पॉलिसी का सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर अटैच नहीं किया, तो ये प्रॉपर नोट्स टू अकाउंट में आना चाहिए, वो अटैच कीजिए। तो आईसीडीएस का डिस्क्लोजर कीजिए और उसका कोई इम्पैक्ट है, जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है या इनकम डिक्रीज हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट प्रॉपर लीजिए। हो सकता है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में कोई इम्पैक्ट आ रहा है आईसीडीएस का, या रेवेन्यू रिकॉग्निशन में आ रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, टेंजिबल फिक्स एसेट में भी कोई इम्पैक्ट आ रहा है, तो इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। सारे प्रोविज़न अकाउंट फॉर होने चाहिए, जितनी भी लाइबिलिटी आपकी ईयर एंड पे है वो शो होनी चाहिए। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या एम्प्लॉयड किया वो होना चाहिए, कि फीफो किया, लीफो तो वैसे भी अलाउड नहीं है, और वेटेड एवरेज आपका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। इसी तरीके से मैंने आपको अभी यहाँ पर डिस्कस किया कि इंक्रीज इन प्रॉफिट, डिक्रीज इन प्रॉफिट, आईसीडीएस का प्रॉपर डिस्क्लोजर, प्रॉपर वर्किंग करनी चाहिए आपको। और कोई असेट अगर हमने कैपिटल असेट कन्वर्ट किया है स्टॉक इन ट्रेड में, तो उसकी रिपोर्टिंग होगी क्लॉज 15 में। क्लॉज 16 में रिपोर्टिंग होगी कोई इनकम जो पीएनएल में क्रेडिट हुई हैं उनका डिस्क्लोजर रहेगा। क्लॉज 16A में जो भी सेक्शन 28 से रिलेटेड आपकी डिडक्शन है उनकी डिटेल जाएगी। कैपिटल नेचर के कोई भी एक्सपेंडिचर हैं वो आपने पीएनएल में पार्क किए हैं तो उनका भी डिस्क्लोजर जाएगा। 17 में अगर कोई आपने 50C से रिलेटेड कोई हायर मर्केंटाइल हायर वैल्यू कोई रिपोर्ट की है, या 40CA से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो वो भी रिपोर्ट होगी। 40CA एप्लीकेबल होगा रियल एस्टेट के केस में, और 50C एप्लीकेबल होगा नॉर्मल इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के केस में। डेप्रीसिएशन का प्रॉपर इनकम टैक्स का शेड्यूल लगाइए, कंपनी एक्ट का शेड्यूल नहीं चलेगा। WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन चेंज है, प्लांट एंड मशीनरी में 15% डेप्रीसिएशन है, कंपनी एक्ट में यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन होता है। तो FAR प्रॉपर मेंटेन कीजिए और उसका डिस्क्लोजर फिक्स एसेट शेड्यूल क्लॉज 18 में आप रिपोर्ट कीजिए, जहाँ पर ब्लॉक एसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट करना है। क्लॉज 19 में आपको कोई इनकम अगर एडमिसिबल नेचर की है तो वो आपको रिपोर्ट करनी है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी इस वजह से कर रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, तो वो आप स्किप कर सकते हैं। अगर क्लॉज 20A में एम्प्लॉय या बोनस से रिलेटेड कोई भी पेमेंट हुआ है तो उसका जो ईयर एंड पे बोनस पेबल आ रहा है तो वहाँ पर भी यहाँ पर आपको डिस्क्लोजर करना है 36(1)(2) में। कोई कंट्रीब्यूशन हुआ है ESI PF में तो उसका भी डिस्क्लोजर करना है 20B में। मैं इसका जो है जो PDF है अपने इस डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं। कोई इनकम जिस पे आपने TDS डिडक्ट नहीं किया, शॉर्ट डिडक्ट किया, वो एडमिनिस्ट्रेबल नेचर का है तो वो उसकी डिसअलाउंसेस होगी। अगर कोई NRI को पेमेंट किया दैट इज़ 100% डिसअलाउड। इन केस यू पेड टू अ रेजिडेंट दैट इज डिसअलाउड 30%, एंड यू रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन 40AIA। आपको 26Q, 27Q और 24Q सब TDS के रेफर करने हैं, उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर देना है। यहाँ पर कितनी इनकम, कितनी अमाउंट पे TDS एप्लीकेबल होता था, कितने पे डिडक्ट किया है, का शॉर्ट डिडक्शन है, तो इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। कोई भी आपने सैलरी पार्टनर्स को दी है तो वो रेमुनरेशन, इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर
जो अलाउ होता है सेक्शन 40B में, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए कि पार्टनर रेमुनरेशन, पार्टनर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कितना वर्कआउट कर रहा है। डिसअलाउंसेस हैं, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है 40A3 में तो उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। एनी पेमेंट फॉर एनी एक्सपेंडिचर इज शुड नॉट बी मेड इन कैश मोर देन 10। आपको प्रॉपर कैश रजिस्टर से चेक करना है कि 10,000 से ऊपर की कोई कैश पेमेंट है परचेस के लिए भी, तो वो भी आपको यहाँ पर डिसअलाउ करनी है। इसके लिए आप एक डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं अपना ऑब्जर्वेशन में, अपनी क्वालिफिकेशन में, वो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। प्रोविज़न फॉर ग्रेचुटी नॉट अलाउेबल, ठीक है। यहाँ पर आपने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो भी आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। कंटिंजेंट नेचर की कोई लाइबिलिटी है वो 1121G में डिस्क्लोज करनी है आपको। 14A के कुछ इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर हैं, हो सकता है कि आपकी डिविडेंड की इनकम है उससे रिलेटेड आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किए हुए हैं, वो P&L में आ रहे हैं, वो इनएडमिसिबल है सेक्शन 14A में, तो वो आपको डिस्क्लोज करनी है 21H में। एमएसएमई का बहुत इंपॉर्टेंट क्लाउज है, क्लाउज 22। इसमें अमेंडमेंट भी आई थी इस बार। तो एक बार ये मान के चलिए कि अगर आपने एमएसएमई को पेमेंट में कोई डिले, तो पहली बात तो इंटरेस्ट देना है और इंटरेस्ट आपका डिसअलाउड होगा, इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगा। तो यहाँ पर 22 क्लाउज 1 फर्स्ट लिम में आपको रिपोर्ट करना है। सेकेंड लिम की बात करते हैं जो इस बार सेक्शन 43B सब क्लाउज एस से रिलेट करते हैं। तो पहली बात तो जो भी आपकी एमएसएमई है वो एमएसएमई के लिए आपको क्रेडिटर का, ट्रेड पेबल का प्रॉपर डिस्क्लोजर करना है। उनकी प्रॉपर एजिंग होनी चाहिए। अगर 31 मार्च को कोई एमएसएमई का पे बिल है जो बिल 15 फरवरी 2024 से पहले के करते हैं, तो उनका तो डिसअलाउंसेस होगा और वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा। जिस साल में आप पेमेंट करेंगे तभी अलाउड होगा, अदरवाइज। तो आपको प्रोसीजरल क्या करना है, जो भी ट्रेड पेबल हैं हर एक ट्रेड पेबल से आप अपने एसएससी से डिटेल लीजिए कि इसमें कौन से माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज, मीडियम इंटरप्राइजेस कवर्ड नहीं है। जो भी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उनसे अगर आपने डील किया है तो उनका उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन है, उनसे रिलेटेड जो भी पेबल हैं तो आप चेक कीजिए कि कौन से मोर देन 45 डेज आपके कोई पेबल हैं, तो उनका डिसअलाउंसेस आपको बताएं। नहीं तो आपको यहाँ क्वालिफिकेशन देनी होगी। इस तरीके से आपको रिपोर्ट उद्यम आधार की हर ट्रेड पेबल की बनानी है। और अगर उससे रिलेटेड एसएससी ने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी तो आपको उसका एमआरएल, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में प्रॉपरली डिस्क्लोज करके कि एसएससी ने इन सबसे कंफर्मेशन लिए और उनमें सपोज करो 1000 नंबर ऑफ क्रेडिटर थे, उसमें से 50 नंबर ऑफ क्रेडिटर स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं, उनसे जो ट्रांजैक्शन है विद इन 45 डेज में पेमेंट हो गई, आपने वो चेक कर लिया। सपोज किसी से ट्रांजैक्शन विद इन 45 डेज में पेमेंट नहीं हुई है और वो 31 मार्च को भी पेबल है, तो उसका डिसअलाउंसेस बनता है सेक्शन 43B सब क्लाउज एच में। तो क्लाउज 22 लिम सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सब अपना डिस्क्लोजर प्रॉपर कीजिए, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में बनाइए और उसको अपनी अगर कोई क्वालिफिकेशन देनी है तो आप इस तरीके से क्वालिफिकेशन भी दे सकते हैं क्लाउज 22 सेकंड लिम से रिलेटेड। क्लाउज 23 पेमेंट मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन, आपने कोई डायरेक्टर्स को सैलरी पे करी है, इंटरेस्ट पे किया है पार्टनर डायरेक्टर को या रिलेटेड पार्टी को, तो उसका डिस्क्लोजर प्रॉपर आना चाहिए 48(2) में। डीम प्रॉफिट हो सकते हैं कुछ, वो भी रिपोर्ट करने हैं। कोई डीम प्रॉफिट हो सकते हैं, पुरानी कोई रिकवरी है जिस पे आपने टैक्स पे अलाउंसेस ले ली, बेड डेट अलाउंस ले लिया बट वो रिकवर हो गया, तो सेक्शन 41 में उसकी रिकवरी दिखानी है आपको। क्लाउज 26 43B का डिस्क्लोजर करना है। ये दो पार्ट में है। प्री एग्जिस्टेड लाइबिलिटी अगर आपकी आ रही है 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को अगर कोई लाइबिलिटी आ रही है, कोई TDS पेबल है, GST पेबल है, उसका ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट हुआ या 31 जुलाई 31
अक्टूबर तक पे नहीं किया तो उस वाले केस में वो आपकी लायबिलिटी बनेगी। ईयर एंड पे अगर आपकी लायबिलिटी है 43B से रिलेटेड, बैंक का कोई इंटरेस्ट है पेबल है, जीएसटी पेबल है, पीएफ पेबल है, बोनस पेबल है, तो वो भी आपको 31 अक्टूबर से पहले पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर उसका पेमेंट हो गया है या 31 अक्टूबर के बाद अभी तक भी पेमेंट नहीं हुआ तो उसको आपको डिसअलाउ करना होगा और यहाँ रिपोर्ट करना होगा। ज़्यादातर टैक्स ऑडिट में ये बात देखी जा रही है कि प्री एग्जिस्टेड लायबिलिटी जो ओपनिंग जीएसटी पेबल था वो नहीं शो किया, या जो ईयर एंड पे हमारा 43B में कोई लायबिलिटी आ रही हैं वो शो नहीं करी। तो इसको बहुत ध्यान से आपको रिपोर्ट करना। तो लायबिलिटी दो तरीके की हो सकती है, पेड ड्यूरिंग द पीरियड होगी और नॉट पेड ड्यूरिंग द पीरियड होगी। ठीक है, सैनमेड क्रेडिट जो अब रिक्वायर्ड नहीं है, प्रायर पीरियड आइटम कोई रिक्वायर्ड नहीं है। एक्सपेंडिचर प्रायर क्रेडिट टू P&L अकाउंट वो भी नहीं है। शेयर्स, अगर आपकी कंपनी ने कोई शेयर अलॉट किए उससे रिलेटेड कोई प्रीमियम आया है तो 46 सेक्शन 56(2) क्लॉज 7A आपको ये देखना है कि वो उसका जो नोशनल इनकम तो नहीं बनती। सपोज फेयर मार्केट वैल्यू शेयर्स की जो आपने वैल्यूशन कराई 100 है और आपने अलॉटमेंट किया है 90 रुपीज़ पे, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ का आपका नोशनल इनकम आएगा और वो क्लॉज 28 में रिपोर्ट। इसी तरीके से क्लॉज 29 है, इस वाले केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी बने। क्लॉज 9 में भी रिपोर्टिंग बन सकती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू का अगर कोई सेक्शन 56(2) से रिलेटेड कोई डिस्क्लोज है। सेक्शन क्लॉज 29B का भी डिस्क्लोजर आएगा इन रिलेटेड टू सेक्शन 56(2) क्लॉज 10 जो एप्लीकेबल है। अगर 50,000 से ऊपर आपका कोई नोशनल गेन है तो वो आपको रिपोर्ट करना। कोई आपने किसी को पेमेंट प्रॉपर्टी परचेज करी और प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, आपने 10% उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है बट आपने 80 लाख में परचेज कर ली तो 10 लाख का यहाँ नोशनल गेन आएगा, वो आपको रिपोर्ट करना है। तो लोन्स हैं, लोन टेकिन है, लोन रीपेड है, तो प्रॉपर डिस्क्लोज होना चाहिए पॉइंट नंबर 31 में। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट जो ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में सेक्शन 92C के केस में रिपोर्ट होनी है, वो क्लॉज 30A में डिस्क्लोज होंगी। लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपने कोई अपनी एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस को इंटरेस्ट दिया है तो दैट इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू 30% ऑफ एबिटा। तो सेक्शन 94B के वजह से कोई डिसअलाउंसेस आ रही है तो वो क्लॉज 30B में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में रिपोर्ट। इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यस माय फ्रेंड, GAR is applicable. Clause 30C, you have to report in respect of any transaction which is impermissible in nature. You have to report GAR in clause 30C. कोई भी लोन आपने लिया है that should be through account पे ही, चेक एंड ड्राफ्ट कैश में नहीं हो सकता अगर 20,000 रुपये से ऊपर है, तो इसकी रिपोर्टिंग क्लॉज 31A में होगी। इसी तरीके से रीपेमेंट है क्लॉज 31C में होगी। और अगर क्लाइंट ने कोई भी कैश रिसीट की है क्लॉज सेक्शन 269ST में मोर देन 2 लाख इन कैश रिसीव किया पूरे साल में, चाहे 4 बार भी हो, तो 2 लाख से ऊपर रिसीव किया है तो उसकी भी रिपोर्टिंग आपको क्लॉज 31 में करनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें स्किप की हैं बट मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है जो आपके टैक्स ऑडिट से रिलेटेड कवर ना हो। 32A में आपको कोई ब्रॉ फॉरवर्ड लॉसेस या ब्रॉ फॉरवर्ड अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन की रिपोर्टिंग करनी है। 32B में कोई शेयर होल्डिंग में कोई चेंज हुआ है तो उसमें प्रोपोर्शनेट लॉसेस डिसअलाउ हो जाते हैं सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग, वो रिपोर्ट होते हैं। 32C नॉट कंपल्सरी, कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं बट आप रेफर कर सकते हैं। सेक्शन क्लॉज 33 सेक्शन वाइज डिटेल ऑफ डिडक्शन, जो आपके क्लाइंट ने सेक्शन
10AA या कोई चैप्टर 6A की कोई स्टार्टअप है, उससे 80 IAC की कोई डिडक्शन ली है, तो उसकी भी प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी है कि उसकी कंप्यूटेशन इनकम में कोई डिडक्शन है कि नहीं। इसी तरीके से क्लॉज 34A में TDS का प्रॉपर डिस्क्लोजर जाएगा कि इस 10 नंबर पे इतना TDS, इतने पे इनकम, इतनी पेमेंट्स पे TDS एप्लीकेबल होता है, हाउ मच TDS शुड बी डिडक्टेड एंड हाउ मच हैज़ बीन डिडक्टेड, व्हाट इज़ द शॉर्टफॉल। तो शॉर्टफॉल आपको रिपोर्ट करनी है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आधार पैन लिंकिंग के कोई अगर TDS की डिमांड ट्रेसेस पे आ रही हैं तो वो भी रिपोर्ट करें आप। हो सकता है कि किसी क्लाइंट को आपने पेमेंट करी है, उसका पैन लास्ट 2 ईयर का उसका ITR फाइल नहीं हुआ, बट TDS उस पर 20% एप्लीकेबल होता था, आपने 2% डिडक्ट किया है, तो यहाँ पर भी वो चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स की। जो आपकी स्टेटमेंट अगर टाइमली सबमिट हुई हैं तो उनकी ड्यू डेट क्या थी और वो टाइमली सबमिट हुई हैं, वो रिपोर्टिंग करनी है। अगर कोई इंटरेस्ट लाइबिलिटी बनती है सेक्शन 201(1)(a) में और TCS की 206(c)(7) में, तो 34C में रिपोर्ट करना है। क्वांटिटी की डिटेल देनी है कि ट्रेडिंग नेचर है तो क्वांटिटी की डिटेल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है तो आपकी क्वांटिटी की डिटेल क्या है, कंजम्पशन की प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए। अगर उसमें कोई नॉर्मल वेस्टेज है तो वेस्टेज की भी डिटेल होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग की केस। सेक्शन 36A अगर कोई डीम डिविडेंड का कोई नेचर ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो भी रिपोर्ट करना है आपको टैक्स ऑडिट में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे क्लॉज डिस्कस करे। 37 क्लॉज में आपको GP/NP रेशियो अपनी टर्नओवर पे भी कंपैरेटिवली डिस्क्लोज करना होता है, उसको ना भूलें कि आपने प्रॉपर डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है। अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो उस पर टर्नओवर पे क्या रेशियो आ रहा है, लास्ट ईयर क्या टर्नओवर पे रेशियो था, वो प्रॉपर डिस्क्लोज करें। और एक क्लॉज 41 है लास्ट में, जिसमें आपके P&L में जो भी बिजनेस टू बिजनेस GST की पेमेंट्स हैं उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर होता है, तो वो भी प्रॉपर डिस्क्लोज करना है। अगर आपने वो डिस्क्लोजर नहीं करा या कहीं पे भी कोई डिस्क्लोजर पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, तो फॉर्म 3CB में या फॉर्म 3CA में उसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन लें कि सपोज कि क्लाइंट ने हो सकता है 20,000 से ऊपर कोई अकाउंट पे चेक ना लिए हों, तो आप उसमें क्लाइंट से मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लिख कंफर्म कर सकते हैं। और उसने 43B(3H) का कोई MSME की पेमेंट्स टाइम पे करी नहीं करी कंफर्म नहीं है, तो उसका भी ऑब्जर्वेशन क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं। तो एक ये छोटा सा वीडियो क्लाउज बाय क्लाउज रीडिंग के लिए आपको हेल्प करेगा, और मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें जितनी भी कवर हो सकती थी सब चीज़ें कवर करी हैं, और मैं इसका PDF भी इसके साथ अटैच करूँगा। थैंक यू दोस्तों।